सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन नंबर 1 का हम बात किए थे, जिसके अंतर्गत किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से हम कैलकुलेट कर पाए थे। आज जो भी टॉपिक्स पढ़ना है उसका सारा रिलेशन 11th क्लास के पढ़ाई से है, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट 11th का हम डील करते हुए स्टार्ट करेंगे। बस ये कहना चाहेंगे कि आप 11th में भी अपने जूनियर को अच्छे से सपोर्ट करें, बताएं कि 11th क्लास ध्यान से पढ़ने का फ़ायदा 12th में मिलेगा। और जो मिलने जा रहा है, जो आप देख सकते हैं लगातार एप्लीकेशन नंबर 2 और 3 दोनों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस टॉपिक में यूज होने जा रहा है। और आपका एप्लीकेशन नंबर 1 क्या कर रहा है, ध्यान से एप्लीकेशन नंबर 2 जरा समझा जाए। एप्लीकेशन नंबर 2 किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो कोलराउस के नियम, कोलराउस लॉ का यूज करके आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताना चाहेंगे। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी सब्सटेंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है एक रेशियो होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। क्या हमने बोल दिया, ध्यान दीजिए। सपोज दैट हम एसिटिक एसिड लिए और एसिटिक एसिड का 10 मोल लिए, 10 बल्कि मॉलिक्यूल लिए, तो 10 मॉलिक्यूल हमने लिया। जब इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया तो पता चला कि इसका 7 मोल डिजोल्व आयन में टूट रहा है। तो 7 मोल आयन में टूट रहा है, तो 7 मॉलिक्यूल बल्कि, तो 7 मॉलिक्यूल आयन में डिसोसिएट हो गया और 10 मॉलिक्यूल हमने लिया था। तो यही अल्फा का वैल्यू होता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ आयन एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने कितना लिया, 10, और कितना मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, 7। इसी के रेशियो को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दूसरे टर्म में है, मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में है। तो इस टर्म में पहले ले आते हैं कि आप यहाँ पर के हिसाब से समझें। ध्यान दीजिए, आप मोलर कंडक्टिविटी 2 तरह से स्टडी कर चुके हैं, कभी आप ध्यान नहीं दिए। एक मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर जिसमें कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी आया, और एक मोलर कंडक्टिविटी आपने अभी तुरंत कोलराउस के लॉ से पढ़ा, V प्लस लेमडा प्लस इन्फिनिटी प्लस V माइनस लेमडा माइनस इन्फिनिटी। आपको बता दें कि ये दोनों मोलर कंडक्टिविटी है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये तभी बात होता है जब इनफाइनाइट डिल्यूशन होता है, इनफाइनाइट डिल्यूशन पर कैलकुलेट होता है, जबकि ये कभी भी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या कहता है आज का कॉन्सेप्ट कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक रेशियो होता है, और इस रेशियो में पार्टिसिपेट मोलर कंडक्टिविटीज करता है, लेकिन एक मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन वाला होता है और एक मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन का, और यही है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि कोलराउस के नियम का हेल्प ले रहे हैं, तो देख लीजिए इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, कोलराउस के लॉ से आएगा। तो यहाँ एक सिस्टम में थोड़ा सा स्टार्टिंग हम दे दें। अब पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 2, डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ बताया गया है कि द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट at any concentration and the molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution is called degree of dissociation, और it is denoted by alpha। तो अल्फा इक्वल बोलने से क्या पता चल रहा है कि अल्फा जो है लैम्बा एम सी अपॉन लैम्बा एम इन्फिनिटिव के इक्वल होता है। अब थोड़ा सा इसमें इंसर्ट कर दे रहे हैं
कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ तो हमने लिख दिया, लेमडा v प्लस लेमडा प्लस इन्फिनिटी प्लस v माइनस लेमडा माइनस इन्फिनिटी। ये था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट। तो कोलराउस लॉ कैसे हेल्प किया, क्योंकि लामा इन्फिनिटी तब तक से नहीं कैलकुलेट होगा जब तक से आप कोलराउस लॉ का हेल्प नहीं लेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कांस्टेंट का कैलकुलेशन करने के लिए, यानी एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर बल्कि 3। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझा जाए। एप्लीकेशन नंबर 3 कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले फिर से आपको याद दिला दे कि 11th क्लास में आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। अगर हम मान लेते हैं ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है और ये टूटता है ए प्लस बी माइनस में, और हमको नहीं पता है कि एसिड है कि बेस है, तो हम केवल के ले लेते हैं। तो अब अभी केमिकल काइनेटिक में भी सीखे थे हमसे कि कैसे लिखा जाता है, कुछ नहीं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो लिया जाता है। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। अगर ये एसिड होता तो ये हो जाता के, अगर ये बेस होता के बी, ठीक है। तो ये एसिड और बेस के लिए के और के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज किया जाता है। फिलहाल इलेक्ट्रोलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हो रहा है, तो इतना आना चाहिए, इतना आता है। तो अब हम थोड़ा सा और एक कुछ कॉन्सेप्ट बता दें तो स्टार्ट करें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा डिसोसिएट होगा ए प्लस बी माइनस, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा 100% डिसोसिएशन दिखाता है। अब हम इसको मैथमेटिकली समझा दे रहे हैं। हमने इसका 10 मोल लिया, अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है। अब हम इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो जैसे ही करेंगे तो ये अपने आप को 0 कर लेगा और ये 10 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसी सेंस में कहलाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा ये कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो ही जाता है। अब हम बात कर रहे हैं आपके सामने वीक इलेक्ट्रोलाइट का, पीछे ध्यान दीजिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए लिखने में भी हम सावधानी बरते हैं। सिंगल एरो ये बतलाता है कि पूरा डिसोसिएट होगा, और ये इक्विलिब्रियम साइन समझाता है कि ये पूरा डिसोसिएट। अभी हम 10 मोल लिए हैं, डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अब होने जा रहा है आपके सामने। तो अगर हम मान लिए कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने मान लिया कि इसमें से 7 मोल डिसोसिएशन में भाग ले रहा है, तो ये बनेगा 7, ठीक है। तो ये तभी संभव है जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इतना आपको आता है, तो अब आप इस एप्लीकेशन को पढ़ सकते हैं। उससे भी पहले थोड़ा सा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बता दें, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए आपके पॉकेट में अभी 10 रुपया है और 10 रुपया का 30% आपने किसी को दे दिया। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 10 रुपीज़ आपके पास था और 10 रुपीज़ का 30% आपने दे दिया, तो 10 माइनस 10 का 30%, तो आपके पॉकेट में अभी भी 7 रुपीज़ है। तो जरा समझिए, इलेक्ट्रोलाइट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था और अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है। डिसोसिएशन हुआ तो C अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ। तो हम आपको समझाना चाहते हैं, जो आपके पास पॉकेट में 10 रुपया था वो C है, और 10 रुपया का 30%, 10 का 30%, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। जितना परसेंट डिसोसिएशन होता है वो अल्फा होता है। और अब ये हो गया C अल्फा। देखिए ना इसको, 7 मोल डिसोसिएट हुआ तो 7, तो यहाँ C अल्फा टूटा तो C अल्फा प्रोड्यूस किया। जितना मोल डिसोसिएट होगा उतना ही मोल प्रोड्यूस करेगा। अब आप शुरू से एप्लीकेशन नंबर 3 समझने जा रहे हैं, क्योंकि अब आप समझने के लायक हो चुके हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 3।
With the help of Kohlrausch law, we can calculate dissociation constant of weak electrolyte. यहाँ पर हमने मान लिया है कि ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है। अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, 0 जैसे ही डिसोसिएशन हुआ सी अल्फा डिसोसिएट। आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लोग अच्छे से लिखेंगे, इसको थोड़ा सा घिसका कर इसके सामने लाएंगे और यहाँ लिखेंगे। समझ में आ रहा है? इसके ठीक सामने ये जाएगा, यहाँ यहीं पर ये पूरा लिखकर यहाँ पर सी आएगा 0 और फिर इसको भी इसके ऐसे लिखेंगे। ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसका कॉन्सेंट्रेशन ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो जल्दी से बताइए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, बोलिए। अब आप लोग रुक नहीं सकते हैं, सारा चीज आप लोग को दे दिए, सारा वैल्यू दिखाई दे रहा है। बोलिए सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सी कॉमन 1 माइनस फाइनल सी अल्फा स्क्वायर। तो यहां तक था क्लास 11th का नॉलेज डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अब यहां से एंट्री ले रहा है आपका 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां तक सबको क्लियर हो गया? और 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना अल्फा का वैल्यू ले आया। अब ये वैल्यू पुटअप होने जा रहा है यहाँ, तो पुटअप होगा तो बोलिए क्या हो जाएगा? के सी लंबा एम सी और लंबा एम इन्फिनिटिव का होल स्क्वायर और 1 माइनस लंबा एम सी लंबा एम इन्फिनिटिव। ठीक है? दिक्कत? अब यहाँ हम समझ सकते हैं, स्क्वायर है तो एक यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये एक कट जाएगा और फाइनल ये एक लंबा एम इन्फिनिटी बचा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर रह जाएगा, यही वाला है। एप्लीकेशन नंबर 3 फिनिश। हमारा मेन लक्ष्य क्या था? डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना। डिसोसिएशन कांस्टेंट यही है। किसके टर्म में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में अल्फा का मान वहाँ से नहीं लाना था, यहाँ से लेना था। और अल्फा इक्वल आपने जाना, अल्फा इक्वल क्या होता है? लंबा एम सी और लंबा एम इन्फिनिटी। अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक, वी कैन कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। हमने मान लिया लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक ए बी इज सी मोल पर लीटर एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी इज सी माइनस सी अल्फा एंड the concentration of A plus is C alpha or B minus is C alpha. According to the law of equilibrium लिख सकते हैं, according to the law of chemical equilibrium A plus B minus AB सबका वैल्यू हमने पुटअप किया। एक C यहाँ से कट गया और C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ से इंसर्ट हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, अल्फा का वैल्यू हमने रख दिया और रखने के बाद हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट के का वैल्यू ला दिया। जल्दी जल्दी सबके बारे में बताइए। व्हाट इज सी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज लंबा एम सी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, जो कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी से फॉर्मूला से वैल्यू आएगा। और लंबा एम इन्फिनिटी ये कोलराउस के लॉ से आएगा। ये मोलर कंडक्टिविटी है लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला है। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 4, लास्ट एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ बाय फॉलोइंग मेथड। यहाँ पर आप इतना कम से कम जानते हैं पहले से कि मोलरिटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से निकाला जाता है, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। तो बताइए मोलरिटी इक्वल क्या लिख सकते हैं ऐसे? अब यहीं पर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और ये कंडीशन क्या है? हम लिखेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखेंगे तो ये जो लंबा एम है ये लंबा एम इन्फिनिटिव के इक्वल हो जाएगा, लंबा एम इन्फिनिटिव के। तब होगा जब हम लिखेंगे कंडीशन के एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और एक चीज और, मोलरिटी जो है वास्तव में सॉल्युबिलिटी के रूप में हो जाएगा।
और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी पर कभी ध्यान नहीं दिए, अब ध्यान दे दीजिए। ये एक बोतल है और इस बोतल पर लिखकर चिपकाया हुआ है 10 ग्राम पर लीटर HCl। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? 1 लीटर में 10 ग्राम। ये एक जनरल मतलब एक आम आदमी को भी समझ में आएगा कि 1 लीटर में 10 ग्राम है, लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं अपने केमिस्ट्री के नॉलेज का यूज करते हुए। लैब में अगर आप देखेंगे कहीं इस तरह से नहीं लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा 10mHNO3। तो 10mHNO3 भी समझने का कैपेसिटी आप में है। M का फुल फॉर्म मोल पर लीटर HNO3। तो ये 1 लीटर में कितना मोल? वास्तव में मोलरिटी ही सॉल्युबिलिटी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी सर्टेन वॉल्यूम में सॉल्यूट का अमाउंट। सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी भी सर्टेन वॉल्यूम में सॉल्यूट का अमाउंट है। कोई इसको ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करता है तो कोई मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करता है, अपने स्टैंडर्ड के अनुसार उसको बताने का प्रयास करता है सॉल्युबिलिटी को। तो जब हम इनफाइनाइट डिल्यूशन पर मोलरिटी का कैलकुलेशन करेंगे, सच्चाई यही है कि मोलरिटी ही सॉल्युबिलिटी है। और यहां पर ये लंबा m जो C है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पर किसके इक्वल हो जाएगा? लंबा m इन्फिनिटिव के, और ये कोलराउस के लॉ से आ जाएगा। अब मोलरिटी की जगह हमने क्या लिख दिया? और यहाँ लंबा m इन्फिनिटिव। और अब हमको सॉल्युबिलिटी का फाइनल फॉर्मूला मिल गया, और ये फाइनल फॉर्मूला मिला सॉल्युबिलिटी इक्वल कॉप्पा इंटू 1000 बाई v प्लस इन लेमडा प्लस इन्फिनिटिव और प्लस v माइनस लेमडा माइनस इन्फिनिटिव। अब आपको बता दें कि आपका क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम में अभी तक आया है, कभी कभी कंडीशन अप्लाई कर देता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन ग्राम पर लीटर। सॉल्युबिलिटी निकालना है लेकिन किस चीज में? और आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मोल पर लीटर में आंसर आएगा, क्योंकि आपने वास्तव में मोलरिटी को बोल दिया कि सॉल्युबिलिटी है। तो मोलरिटी तो अपना आंसर किस चीज में लाएगा? मोल पर लीटर में। तो आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में। सपोज दैट आंसर आ गया 10 मोल पर लीटर NaOH। सपोज दैट। क्या दिक्कत है? आप लोग को उतना माइंड हम सेट करवा चुके हैं कि दिए गए मास को मॉलिक्यूलर मास से भाग देते हैं तो मोल होता है। अब मोल को ग्राम में लाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आए हुए आंसर को अगर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास बताइए? 10 इंटू 40 ग्राम पर लीटर आंसर। बस कुछ नहीं करना है मॉलिक्यूलर मास से, तो आप इसका क्या लिखेंगे? 400 ग्राम पर लीटर। वही पूरा आंसर कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में तो ये याद रखेंगे कि when solubility is expressed in gram per liter, then it is multiplied with molecular weight या molecular mass of this substance। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आप अच्छे से इसको समझ पाए तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और इंडिया के कोने कोने तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचाने में हेल्प करें। थैंक यू।